गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, लास्ट में अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था कल के वीडियो लेक्चर में, वो टॉपिक था अपना रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। पार्ट अपना चल रहा था जीओसी का, ठीक है। और जीओसी में अपना इंडक्टिव इफेक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। और अपन तीसरे टॉपिक को पढ़ रहे थे जो था रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल बता दिया था। किन किन कंडीशन में रेजोनेंस होता है, वो 5 कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा कौन से ग्रुप प्लस आर वाले, कौन से ग्रुप माइनस आर वाले, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आपके 12th की बुक में जो रेजोनेंस काम में आता है, उन टॉपिक पर कल अपन चर्चा कर रहे थे कि अपने 12th की बुक में एक तो रेजोनेंस के लिए है हेलो एरीन, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले पार्ट में अपन को क्या लेना है, हेलो एरीन। हेलो एरीन के बाद अगला अपना जो पार्ट होगा वो होगा एल्कोहल, उसमें काम आएगा नहीं, फिर काम आएगा फिनोल में, ठीक है। ये रेजोनेंस काम आएगा फिनोल में। फिनोल के बाद आपके रेजोनेंस है ईथर में, ये लो एरोमेटिक ईथर लिया, इसमें भी रेजोनेंस है। फिर अपने पार्ट है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड तीनों के लिए मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक वलय पर जो ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप लगा है जी, ये जी एल्डिहाइड वाला हो सकता है, ये जी कीटोन वाला हो सकता है, और ये जी एसिड वाला हो सकता है। तीनों हो गए कवर। इसके बाद अपने चैप्टर है एमीन वाला। तो एमीन में इस प्रकार से NH2, और एमीन वाले पार्ट में आपके एक नाइट्रो यौगिक वाला है टॉपिक, उसमें इस प्रकार ये लीजिए। हमें देखना है कि किन किन कंडीशन में रेजोनेंस होता है और वो रेजोनेंस किसी भी रिएक्शन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं। हेलोजन पर कितने लगे हैं लोन पेयर, 3-3। तो लोन पेयर के कारण क्लोरीन पाई बंध से इलेक्ट्रॉन देता है, यह है क्लोरीन का प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। और इस रेजोनेंस के कारण क्लोरीन की ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कल मैंने आपको बता दी थी। तो रेजोनेंस के कारण इसका ऑर्थो पैरा कार्बन ऋणावेशित हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, कार्बेनियन। तो इस कार्बेनियन पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार किस पे अटैक करेगा, पैरा पर। तो अपन क्लोरीन को बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता भी है, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा स्थिति पर जोड़ता है। और कौन सी रिएक्शन संपन्न करता है, ARSC, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो होती है हेलो एरीन में। अगला अपन पार्ट लेते हैं एल्कोहल वाला, फिनोल वाला। तो फिनोल की बात करें तो इसमें भी वही चीज है, रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस की कहानी बिल्कुल हेलो एरीन वाली है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये भी सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसका -I, लेकिन पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। फिर ऑर्थो पैरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो और एक बार कहां जुड़ेगा, पैरा पर। अब वो इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, इन दोनों में बिल्कुल सेम कंडीशन है। और यही सिचुएशन इस ईथर की है, ये नेगेटिव चार्ज प्लस एम इफेक्ट के कारण। फिर एनिलीन की बात करें तो फिर एनिलीन की भी वही, यहां नेगेटिव चार्ज। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। हेलो एरीन, फिनोल, एरोमेटिक ईथर और एनिलीन, इन सभी में बेंजीन वलय से जुड़ा ग्रुप वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आर।
प्लस आर का मतलब है पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये अभिक्रियाएं टोटल 5 प्रकार की होती हैं। यदि इन अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण करना है तो हैलोजन ऑर्थो पैरा पर जुड़ता है, नाइट्रीकरण करना है तो NO2 समूह ऑर्थो पैरा पर जुड़ता है, सल्फोनीकरण करना है तो SO3H ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में एल्किल ग्रुप और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में एसिल ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है। ये 5 अभिक्रियाएं होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट में। एक तो होती है हैलोजनीकरण, इन सभी में लुईस एसिड AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। हैलोजनीकरण में X+ जुड़ता है ऑर्थो पैरा पे। इसके बाद एक अभिक्रिया होती है नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है। इसके बाद सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण में SO3H इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है ऑर्थो पैरा पर। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किल ग्रुप ऑर्थो पैरा पर। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, इसमें ये एसिल समूह जुड़ता है ऑर्थो और पैरा पर। तो इन सभी में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 टाइप की होती हैं। इतना ध्यान रखो कि सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं रेजोनेंस के कारण। अगला अपन डिस्कस करें नाइट्रो एल्डिहाइड कीटोन एसिड। ये सारे देखना इनमें क्या है। यहां से मैं ये बीच वाला मिटा रहा हूं, बाकी चीजों को ध्यान से देखना। आपके चैप्टर में जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें अब ये वाले जो बच्चे हैं, बेंजीन वाले से NO2 जुड़ा है, पाई बॉन्ड के कारण कौन सा ग्रुप है -R वाला। बेंजीन वाले से ये जुड़ा एल्डिहाइड पाई बंध के कारण -R, पाई बंध के कारण -R। इसका मतलब है कि नाइट्रो यौगिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन और एरोमेटिक अम्ल, इन सभी में बेंजीन वलय से जुड़ा समूह -R यानी पाई बंध से इलेक्ट्रॉन खींचता है। और पाई बंध से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये बेंजीन वलय का क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेशन। और बेंजीन वलय की अपन बात करें तो ये ऑर्थो और पैरा कार्बन को क्या कर देते हैं, धनावेशित। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो और पैरा पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि एक समान आवेश में रिपल्सन होता है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा, मेटा पर। तो इधर मेटा पर जोड़ो चाहे इधर मेटा पे जोड़ो, एक ही बात है। इसका मतलब है कि ये समूह है वो मेटा निर्देशकारी हैं। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा स्थिति पर निर्देशित करते हैं, जबकि इधर वाले ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्देशित करते हैं। तो एक चीज डिसाइड हो गई कि बेंजीन वलय से लगा समूह +R वाला है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और -R वाला है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। अब मैं आपको रेजोनेंस के लिए अगली बात बताने जा रहा हूं। इन चीजों को आप ध्यान से नोट डाउन करके समझना, आपकी बुक में सब दे रखा है। अब देखो, आपके हेलोएरिन में SN अभिक्रिया भी है, ठीक है। ये अपन ने मान लीजिए एक हेलोएरिन ली और मैं इसकी SN अभिक्रिया करवा रहा हूं। याद रखना कि मैं SE की बात नहीं कर रहा हूं, कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने नहीं जा रहा हूं। यदि मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लूंगा तब तो वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। यदि मैं कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं तो देखो, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, ये लीजिए। इसके लिए अपन को हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। इस सिचुएशन में ये रिएक्शन जो होगी वो होगी ARSN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो क्वेश्चन है, क्या हेलोएरिन SN अभिक्रिया आसानी से देते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं देते। ये SE अभिक्रिया आसानी से देते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन SN अभिक्रिया में क्या दिक्कत है,
कल मैंने आपको बताया था कि इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के कारण कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, यानी आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं और ये डबल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। मैंने आपको बताया भी था कि रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर अपन ने 1.6 निकाला था, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि एसएन रिएक्शन आसानी से नहीं लेता क्योंकि आंशिक द्विबंध का गुण होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जहां से अपन कोई सब्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं, कोई प्रतिस्थापी निकाल रहे हैं, वहीं पर कोई दूसरा जुड़ने जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं इप्सो अटैक। क्या बोला जाता है इस स्थिति को? इप्सो। इसके सापेक्ष ये हो जाएगा ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, फिर मेटा, ये ऑर्थो। तो ऑर्थो पर कोई आता है तो ऑर्थो पे अटैक है, पेरा पे आता है तो पेरा पर, मेटा पर आता है तो मेटा पर, सब स्थितियों पर अटैक होता है। लेकिन जहां सब्स्टिट्यूएंट है उसी को अपन बाहर निकालने चले तो इसको क्या बोला जाता है? इप्सो अटैक। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखना। तो देखो हेलो एरीन के लिए मैंने आपको बता दिया कि हेलो एरीन है वो SN अभिक्रिया आसानी से नहीं देते क्योंकि अनुनाद के कारण इनमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। अब अपन रेजोनेंस के लिए फिर अगली चीज डिसाइड करते हैं। हेलो एरीन के लिए मैंने आपको SE और SN रिएक्शन है उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दिया, डिटेल से अपन उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एल्कोहल को छोड़ दो, फिनोल एक मेजर टॉपिक है रेजोनेंस के लिए। ईथर को छोड़ दो, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, एमीन, एनिलीन आएगा। फिर इसका मतलब है कि अब अपन चैप्टर के दो टॉपिक विशेष तौर से लेने वाले हैं। एक तो फिनोलों की अम्लता, वो डिसाइड होती है रेजोनेंस से। इसके अलावा एक टॉपिक है कि एरोमेटिक एमीन होती है, उनकी सारकता कम क्यों होती है, तो वो भी उसका कारण क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो सबसे पहले मैं फिनोल पे आ रहा हूं। देखो ये है फिनोल। फिनोल को अपन अम्लीय क्यों मानते हैं? क्योंकि H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, ये लीजिए फिनोल H+ आयन रिलीज करता है, तो जो H+ देते हैं वो एसिड है। तो मैंने आपको एक बताया था एल्कोहल में कि किसी भी कंपाउंड में से H+ आयन निकालने के पश्चात जो ऋणायन बनता है, हमें उस ऋणायन का स्थायित्व चेक करना है। यदि वो ऋणायन ज्यादा स्थायी है तो अम्लता ज्यादा, और कम स्थायी है तो अम्लता कम। तो मुझे बताओ कि एल्कोहल में हमने इसको क्या लिखा था? ROH। ये H+ रिलीज करके क्या बनाता है? H+। एल्किल ग्रुप प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? अस्थायी, अनस्टेबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी। तो फिनोल में से H+ आयन निकालने के पश्चात जो बना उसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, और एल्कोहल में जो ऊपर बना उसको क्या बोला जाता है? एल्कोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा क्या होता है? स्थायी। ये लीजिए अनुनाद द्वारा क्या हो गया? स्थायी। इसका मतलब है कि फिनोल की अम्लता एल्कोहल से लगभग 10 लाख गुना अधिक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋणायन अस्थायी है जबकि यहाँ अनुनाद के द्वारा स्थायी है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि अनुनाद सबसे ज्यादा स्थायित्व देता है जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम स्थायित्व देता है। तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, इसलिए फिनोल की एसिडिटी एल्कोहल से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब आपको फिनोक्साइड आयन में एक चीज बता देता हूं मैं। देखो अनुनाद के कारण ये नेगेटिव चार्ज आएगा और तो फिर पेरा, फिर वापस किस पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा। इसीलिए हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बना रहे हैं, देखना रखें। फिनोल की भी आपको बता रखी है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर के कारण +R प्रभाव। फिनोक्साइड आयन में भी वही है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसके कारण ये होता है +R प्रभाव। ये लीजिए डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इस तरफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा पेरा पे, और यहाँ पे फिर ऑर्थो पे। ये लीजिए ऑर्थो पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज,
डबल बॉन्ड O, लास्ट में फिर से अपनी जगह, ये लीजिए फिर से अपनी जगह। अब इन अनुनादी संरचनाओं का निचोड़ निकालें, तो उस निचोड़ को क्या नाम देते हैं? अनुनादी संकर। तो मैं अनुनादी संकर बना रहा हूं। इसका कैसे बनाना है कि नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन वलय के चारों तरफ घूमता है। ये लीजिए नेगेटिव चार्ज चारों तरफ घूम रहा है। कार्बन ऑक्सीजन दो जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तीन जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड तो है, तीन जगह डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध के गुण है। दो संरचनाओं में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाली है, तीन में न्यूट्रल दिख रही है। इसका मतलब है कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण एरोमेटिक विलय में आ चुका है, और मैंने आपको यह बताया था कि फिनोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस फिनोल की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आप एक चीज सोच के बताना कि फिनोल में अपन को इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा दें, उस स्थिति में फिनोल की एसिडिटी बढ़ेगी या एसिडिटी घटेगी? देखो क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे लिख के बताता हूं आपको। मान लीजिए ये है सेंटर में फिनोल, तो इस फिनोल पर कोई EWG लगा है या इस फिनोल पर कोई ERG लगा है, तो क्या इसकी एसिडिटी को वो इफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। फिनोल H+ आयन देकर जो फिनोक्साइड आयन बनाता है वो रेजोनेंस स्टेबल है, और रेजोनेंस के कारण वो नेगेटिव चार्ज बेंजीन विलय में आ जाता है। उस नेगेटिव चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह और खींचे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि वो फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल होगा, और उस नेगेटिव चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन दे तो यहां पर वो लेस स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह फिनोल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह एसिडिटी को घटाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने या खींचने वाले की समूह की संख्या भी इस पर इफेक्ट करती है। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह 2 लगा दूं तो एसिडिटी और ज्यादा, 1 लगा दूं तो एसिडिटी उससे कम, नंबर इफेक्ट करेगा। एक चीज तो ध्यान रखना कि फिनोल तो सेंटर में आएगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह को एक तरफ रखो, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह को एक तरफ रखो। खींचने वाले समूह में मान लीजिए अपन को संख्या अलग अलग दे दी, एक जगह मान लो कि 2 NO2 लगा के दे दिए, और एक जगह मान लो कि हमें 1 NO2 लगा के दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा फिनोल ज्यादा अम्लीय है, तो बिल्कुल ये 2 वाला होगा। और मान लो कि यहाँ पे 3 लगा के दे दे तो इसकी अम्लता सबसे ज्यादा होगी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक अम्ल बोला जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हैं तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो के माइनस चार्ज को खत्म कर देंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या जितनी ज्यादा, अम्लता उतनी ही ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह 1 रखे लेकिन वहां पर अपन को पोजीशन अलग अलग दे दे। मान लो एक तो ये दे दिया मैं, एक अपन को ये दे दिया, एक अपन को ये दे दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है लेकिन उसको एक बार ऑर्थो पर चिपका दिया, एक बार पैरा पर चिपका दिया, एक बार मेटा पे चिपका दिया, और आपको पूछ लिया कि इसमें से कौन से फिनोल की अम्लता ज्यादा है। यहाँ पे बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझें। अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना। सभी फिनोल H+ आयन देकर फिनोक्साइड आयन बनाएंगे, ये तो कंफर्म है। और फिनोक्साइड आयन से ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर आएगा, ये भी कंफर्म है, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है, थर्ड। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मेटा पर जो NO2 लगा है, क्या वो माइनस चार्ज को कुछ कम ज्यादा कर रहा है? क्या बिल्कुल नहीं करेगा।
ये माइनस चार्ज को और अधिक स्थायी नहीं कर सकता क्योंकि मेटा पर वो है नहीं। इसका मतलब है कि सेकंड वाले का तो कोई मतलब नहीं है, पहला और तीसरा ही आएंगे पहले तो, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ही है नेगेटिव चार्ज। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ऑर्थो का नेगेटिव चार्ज और पैरा का नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाते हैं और पैरा से कम खींचे जाते हैं। इसका मतलब है कि पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा। यदि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हैं तो सब जगह यही स्थिति होगी कि जहां ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है वो पहले, पैरा पर लगा है वो आता है दूसरे नंबर, और मेटा वाला आता है तीसरे नंबर। पहले आता है ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा है तो ये क्रम आता है, लेकिन इस यौगिक में ये क्रम नहीं आता क्योंकि ये फिनोल वाले एग्जाम्पल अपवाद है। यहां जो NO2 समूह है, उस NO2 समूह का इस हाइड्रोजन के साथ अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा तो फिनोल का H+ आयन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑर्थो की एसिडिटी कम हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले पैरा वाला आता है, तो तीसरा पहले, फिर ऑर्थो वाला, उसके बाद आता है मेटा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हैं तो पहले ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा आता है, ये सही बात है। लेकिन फिनोल अपवाद है जिसमें पहले पैरा, फिर ऑर्थो, उसके बाद क्या आता है, मेटा। इसका मतलब है कि यहाँ रेजोनेंस को हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करके जाता है। ऐसा फिनोल में सब जगह नहीं मिलेगा, सैलिसिलिक अम्ल में भी मिल जाएगा ऐसा, यानी कुछ अपवाद होते हैं, सब नहीं हो सकते। तो देखो रेजोनेंस में मैंने आपको 12th के आपके जो एरोमेटिक यौगिक है उनमें किस किस प्रकार की रिएक्शनें होती हैं और रेजोनेंस कहाँ कहाँ किस कंडीशन में काम आता है ये डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको रेजोनेंस से रिलेटेड एक चीज बताने जा रहा हूं और वो है बॉन्ड ऑर्डर। जितनी भी आप अनुनादी संरचनाएं बनाओ, उन अनुनादी संरचनाओं में दो परमाणु के बीच के बॉन्ड कैलकुलेट करके कुल अनुनादी संरचनाओं का भाग दे दो तो बॉन्ड ऑर्डर अपन को मिल जाता है। मान लीजिए मैंने आपको कार्बोनेट आयन का पूछा कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो C डबल बॉन्ड O, O-, ये इस पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ये लीजिए मैंने इस प्रकार से ये रेजोनेंस किया इसमें, तो रेजोनेंस से ये हो गया इसमें डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये 4 इलेक्ट्रॉन। फिर मान लीजिए कि मैंने यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर कर दिए, तो इस बार डबल बॉन्ड इस पर आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये 4 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन मैंने पूछा है कि बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो ऐसा बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से बिल्कुल निकल सकता है। आप किसी भी एक कार्बन ऑक्सीजन बंध को पकड़ लीजिए, मान लो मैंने ये वाला पकड़ा है, सभी में कितने बंध हैं, 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, टोटल अनुनादी संरचनाएं कितनी है 3, तो 4/3, 3 एकम 3 बचा 1, ये लगभग 1.3 यह आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम या आबंध कोटि जिसको बोला जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो किसी एरोमेटिक का निकालें तो वो भी देख सकते हो। ये लो, ये अपन ने लिया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले वो देख लेना आप। ये यहां पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पॉजिटिव, इधर हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होने पर ये हो गया नेगेटिव। फिर ये यहां तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा पैरा पे, ये लो ये इसको लाए पैरा पे,
डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O और इधर है नेगेटिव चार्ज। फिर मैं इसको लाया ऑर्थो पे, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N प्लस, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O और ये यहां सा नेगेटिव चार्ज, फिर ये यहां और ये यहां। तो लास्ट कंडीशन में पाई बॉन्ड घूम गए, नाइट्रोजन अपनी जगह, ऑक्सीजन अपनी जगह। ये मैंने नाइट्रोबेंजीन के अनुनादी संरचनाएं बनाई है, क्योंकि NO2 समूह है वो -R प्रभाव दर्शाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर क्या है। एक मैं आपको पूछ रहा हूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन तब बता सकते हैं जब अपन को किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पता हो। तो बताओ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंद हैं? एक। यहाँ कितने? 2। इसमें कितने? 2। फिर यहाँ कितने? 2 और यहाँ कितना है? फिर 1। टोटल संरचनाएं कितनी है? 5। तो बताओ टोटल 6 और 2 8, तो 8/5 कितने आ जाएंगे? 1.6। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर है लगभग 1.6। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 2 7, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुल बंधों की संख्या 7 है और अनुनादी संरचनाओं की संख्या 5 है। तो 5 एकम 5 बचे 2, लगा 0, 5 चौक 20। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.4। तो आप किसी भी यौगिक की अनुनादी संरचना बनाना जानते हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आती। नोट डाउन करें, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बेंजीन, बेंजीन की ऐसी 2 संरचनाएं होती हैं, ये लो। किसी भी बॉन्ड को पकड़ लेता हूं, मान लो ये लिया मैंने, यहां 2 बंद हैं, यहां फिर 1 बंद है, टोटल संरचनाएं 2 हैं, 1.5। इसीलिए बेंजीन में ये गोला बनाते हैं कि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक गोले के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं रेजोनेंस के कारण। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 होता है ना 2 होता है, ये कितना होता है? 1.5। ना तो ये बॉन्ड यहाँ है ना ये बॉन्ड यहाँ है, ये तो निरंतर घूमते रहते हैं और सभी बंद क्रम यानी लगभग 1.5 मिलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये है बेंजीन की कहानी। तो अब अपन किसी के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। आप चाह रहे हो कि कुछ और एग्जाम्पल लें तो ये लो, अपन ने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण कुछ ऐसा हुआ कि यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इधर और ये इधर। तो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो ये वाला निकालोगे तो 1 बंद, इधर कितने? 2 बंद, कुल अनुनादी संरचना 2, तो 1.5 आएगा। ये निकालोगे तो 2 और 1 3, 3/2, 1.5 आएगा। इसका मतलब है कि एसिड में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर लगभग कितना होता है? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है तो बॉन्ड आसानी से टूटता है, 2 होता है तो और आसानी से टूटता है, सॉरी और आसानी से नहीं टूटता, लेकिन डेड वाली पोजीशन का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 हो यानी एकल बंद हो तो आसानी से टूट जाता है, लेकिन 1.5 हो उस स्थिति में आसानी से नहीं टूटता, हमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो देखो रेजोनेंस में काफी टॉपिक अपन ने आज डिस्कस कर लिए। कल मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक होगा अनुनादी संरचनाओं का, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। यानी हमें 2 अनुनादी संरचनाएं दे दी, 5 दे दी, 10 दे दी और क्वेश्चन पूछा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम। तो हम अलग अलग अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व कैसे ज्ञात करते हैं,
क्या क्या उसके नियम है, ये सारी चीजें अपन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जीओसी के वीडियो निरंतर देखते रहें और अपना ऑर्गेनिक का बेस क्लियर करें। चैप्टर की आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। एक बार आपका बेसिक हो गया तो उसके बाद चैप्टर पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। थैंक यू।